हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए आज के इस सेशन पर क्या क्या बात करने वाले, सबसे पहले मैं उस चीज की चर्चा पर चर्चा कर लेती हूँ। सबसे पहले हम आपको हर्षवर्धन जी के बारे में बताएंगे। तो हर्षवर्धन, और फिर उसके बाद आपको इसके तुरंत बाद राजपूत राजपूत पढ़ाने वाले हैं, राजपूत काल। और फिर आपका इस बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो इस बुक में इसके बाद तुरंत प्राचीन भारत का विविध दिया गया है या मिसलेनियस। फिर सल्तनत काल पढ़ाएंगे, सल्तनत काल। और सल्तनत काल के बाद इसी में मुगल साम्राज्य, इसी वीडियो पर सारी चीजें हो जाएंगी। मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। ये मध्यकालीन ही चल रहा है, मध्यकालीन भारत का विविध भी पढ़ाएंगे। फिर इसी वीडियो पर ब्रिटिश राज्य का उद्भव एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाएंगे। फिर इसी वीडियो में ब्रिटिश राज्य का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव भी पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी बात, आप कई बच्चों के लगातार, कई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए एक टारगेट विद नेहा मैम करके ऐप है, उस ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इस बुक की पूरी पीडीएफ एक बार में ही डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप और कुछ चाहते हैं, और कुछ कैसे, कि आप कहेंगे और कुछ कैसे मैम, अगर आप चाहते हो कि जो टॉपिक जैसे मैंने दिया उतने टॉपिक का केवल आप हार्ड कॉपी निकलवा लें, हार्ड कॉपी से ये होगा कि आप खुद से स्वयं से भी पढ़ पाएंगे, है ना। हमने यहाँ पढ़ाया, आपने वीडियो में देखा, और फिर हार्ड कॉपी निकलवाने का मतलब होता है कि आप उसे स्वयं से भी पढ़, या फिर आप अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, फोन से पढ़ने में आपको आसानी लगती तो आप फोन से भी पढ़ लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में आप सभी के बीच में हर्षवर्धन काल से संबंधित जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी में या पिट में, ये पहला वीडियो, मतलब ये जो आपको पूरी बुक एक तरफ से कराई जा रही है, ये यूट्यूब पर मात्र और मात्र एक ऐसा वीडियो होने वाला है, ठीक है, कि पूरी की पूरी बुक आपको कराई जा रही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको पेट के क्वेश्चन तो मिल गए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इतने सालों में जो 70 आपके साल क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा है, उन सब की चर्चा की गई है। आज थोड़ी सी ज्यादा चर्चा हमने कर ली है, तो कोई बात नहीं, अब स्पीड के साथ चलेंगे और इस क्लास को आनंद होकर आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। और जो क्वेश्चन ना आए उसे आप नोट डाउन करिएगा या नोट कर लीजिएगा, जो ना आए, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं उसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ जाएगा। आपके शॉर्ट्स नोट्स वही होते हैं जो आपको एक भी नहीं आ रहा है, ताकि आप उसका फटाफट रिवीजन एग्जाम टाइम कर सकें। चलिए, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं हर्षवर्धन जी से। और पहला क्वेश्चन है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ना तो वो कौशाम्बी का था, ना कुशीनगर का, ना श्रावस्ती का, वो थानेश्वर का था। कहाँ का था? थानेश्वर का। कहा गया हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर आपके पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष के शासन काल में ही एक चीनी यात्री आपका वेन स्वांग भारत आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा चीनी यात्री आया था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 एंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 एंडीज है? तो बस सीधा सा याद रखना है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। अगला आता है कि शासक हर्षवर्धन ने 5 एंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें से पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल है। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। तो किससे पराजित हुए थे? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे, ठीक है। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है, उस प्रश्न का आप सभी लोग स्वतंत्र पूर्वक उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। कहा गया कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बाण भट्ट जी हैं, ठीक है।
कादम्बरी के लेखक। कहा गया कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। पूछ लिया जाता है क्या थे, दरबारी कवि। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्ष चरित्रम भी है जिसमें हर्ष के समय की विस्तृत सूचना, अगर पूछ लिया जाए कि हर्ष के समय में एक विस्तृत सूचना या जानकारी कहाँ से प्राप्त होती, तो हर्ष चरित्रम से। किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने, बाणभट्ट ने। कहा गया हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, कन्नौज थी। तो पहले थानेश्वर और फिर उसके बाद स्थानांतरित होकर कहां पर गई थी, कन्नौज में। देखो आपके पेट में ही पूछा गया। थानेसर या थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई। जो थानेश्वर या थानेश्वर से स्थान, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इत्र नगरी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, थानेश्वर थी या थानेसर। ठीक है, थानेश्वर या फिर आपका थानेसर थी। ठीक है, अब आते हैं राजपूत काल। कौन सा, तो जैसा कि मैंने बताया अगला आपका जो टॉपिक है वो राजपूत काल से। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो तमिल साहित्य। कौन सा, अब संगम साहित्य के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में, तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, देखिएगा अगला, मतलब आप व्याख्या देख ली। कहा गया प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। कितने, कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। कहा गया एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया, तो एलोरा कैलाश मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सभी लोग कमेंट करना, एलोरा कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है। एलोरा कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। ठीक है, ठीक है, कहां पर स्थित है ये आप लोग कमेंट करना, कहां पर होगा, तो एलोरा आपके महा महा महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। आगे आता है, कहा गया एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी। हम्पी को अभी वर्तमान में कर्नाटक नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक। कहा गया प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा सकता है ये प्रश्न आने वाले पेट पर। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था, तो बृहदेश्वर, नागेश्वर, हजारा मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर। तो आपके पल्लव राजवंशों के शासनकाल या शासन के दौरान बनवाया गया था, तो आप कहेंगे महाबलीपुरम। अगर पूछ लिया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंशों के शासनकाल में बनवाया गया था, बताएंगे आप सभी। बृहदेश्वर मंदिर तो आप कहेंगे चोल शासक। किसके, चोल शासक। ठीक है, चोल राजवंश या शासक। ठीक है, नागेश्वरम मंदिर किस राजवंशों या के शासनकाल में बनवाया गया था, कमेंट करेंगे। नागेश्वर। ठीक है, जो भगवान शिव को ही समर्पित है। जल्दी से बताओगे नागेश्वर। क्या आप में से कोई उत्तर दे सकता है क्या, तो इसमें राजवंशों के संरक्षण में जैसे राष्ट्रकूट वंशों ने, किसने, राष्ट्रकूट वंशों ने। ठीक है ना, इसमें है ना चोल शामिल भी थे, है ना। हजारा मंदिर किस राजवंशों के शासनकाल में बना था, बताएंगे। हजारा मंदिर
तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने के शासनकाल में, किसके, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर के साम्राज्य के शासन या शासनकाल में बनवाया गया था। आ जाइए, कहा गया तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम आपके मामल्लपुरम मंदिर पल्लो शासकों द्वारा बनवाया गया। यह द्रविड़ शैली, यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण भी है। आगे देखो, कहा गया राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे, यह दंती वर्मन थे। दंती दुर्ग याद रखो, दंती दुर्ग जाने जाते हैं, ठीक है। कहा गया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे, कहाँ के? कन्नड़ मूल के थे, और उनकी मातृभाषा भी कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो कहाँ पर? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखो, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य, तो आप कहेंगे विजयाचलम, ठीक है, विजयालयम चोल थे, ठीक है, विजयालम चोल थे। आगे देखेंगे, कहा गया 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना आपके विजयालय चोल ने की थी, या प्रारंभ में पल्लवों का सामंत हुआ करता था। कौन? आपके विजयालय जी, ठीक है। पल्लवों तथा पांडवों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था, है ना। अब लाभ के लिए तो सभी बैठे होते हैं कि किस तरह किससे लाभ लिया जा सके, ठीक है। तो आप पढ़ाई करिएगा पहले, और पढ़ाई करने के बाद आप अपने आप को सक्षम बनाए, और फिर आप लाभ के पद पर पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी और का लाभ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, कौन सी? चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपके राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। कहा गया राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में, है ना, गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। किसकी? गंगेकोट। तथा आपके कहा गया गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। तो गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी किया। कौन? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल आपके गंगगम नामक झील का निर्माण करवाया गया। तो चोल झील, इसी को क्या कहा जाता है? चोल झील, ठीक है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अब ये बात चोल अभिलेखों के अनुसार पूछी गई है, ठीक है। तो आप कहेंगे पल्ली छदानम, ठीक है, पल्ली आप कहेंगे अच्छा छदानम, ठीक है। आ जाइए, कहा गया चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को, या इसी को आप पल्ली चदयम कह सकते हैं, या इसी को पल्ली कहा गया आपके छदानम, ठीक है, कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को आपके कहा गया वेल नव गाई के नाम से, या आपके वेल नव गाई के नाम से जाना जाता है। स्कूलों और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोगा कहा जाता था, और ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्म दे कहा जाता था। तो आपसे तो केवल इतनी बात पूछी गई। अब गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि हो सकता है पूछ लिया जाए, या स्कूल और विद्यालयों की व्यवस्था में दान के लिए हो सकता है शाला भोगा पूछ ले, या ब्राह्मणों। तो ये जो आपके बाकी 4 चीजें बच रही, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनको क्या करना है? आप सभी लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? कहा गया नटराज मंदिर चिदम्बरम में, या आपके गोडेश्वर मंदिर, या फिर आपके पलाई वनथार मंदिर, या फिर आपके बृहदेश्वर मंदिर। बताएंगे कौन सा? तो आप कहेंगे आपका गोंडेश्वर मंदिर नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये आपके शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण। तो नटराज मंदिर चोल शासकों के, आपके पलई वन कहा गया वनाथर मंदिर जो है वो भी, और बृहदेश्वर, ये सब किसके संरक्षण में? चोल संरक्षण में बनाए गए थे। कहा गया आपके गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य मंदिर जैसे सूर्य, विष्णु, पार्वती और गणेश को समर्पित है, ठीक है।
पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था, है ना। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो आप बोलोगे गोपाल था। ठीक है, आगे दो। पाल वंश का संस्थापक गोपाल कौन था? गोपाल। ठीक है, गोपाल ने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। यह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। किसने? गोपाल ने। ठीक है, अब भाई गोपाल से याद रखना, नालंदा में उसने क्या करा था? एक विहार का निर्माण करवाया था। अभी वर्तमान में नालंदा चर्चा में रहता है। ठीक है, नालंदा। अगर पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो गुप्त वंश के शासक रहे हैं कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। याद रखो भाई, लिख दिया है मैंने, आप सुन भी रहे हैं तो लिख लेंगे। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी हिस्से से। ठीक है, पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की। अगर पूछ लिया जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? सोमपुरी में बिहार, तो आप कहेंगे धर्मपाल ने करवाई थी। किसने? धर्मपाल ने। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में कहा गया तोमर वंश का शासक था। किसका? तोमर वंश का। कहा गया 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था और इस वंश का प्रसिद्ध शासक आपके अनंगपाल था। कौन था? अनंगपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है प्राचीन भारत विविध, है ना। आप कह सकते हैं एंशियंट इंडियन एंशियंट हिस्ट्री मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत विविध। तो देखो मतलब जो आप पढ़ चुके हो उसके बारे में। तो 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कुल कितने जनपद हैं? तो आप कहेंगे 16 महाजनपद। इनमें से 8 कहाँ के हैं? तो मात्र उत्तर प्रदेश या यूपी में है। अगर पूछ लिया जाए 16 महाजनपदों का उदय किससे मिलता है? तो क्या बोलोगे? 16 महाजनपदों का उदय किससे मिलता है? तो आप कहेंगे बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। याद कर लो, ये किसका है? बौद्ध। थोड़ा इसको और वो करते हैं। हाँ, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, याद रखोगे क्या? तो मगध इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा। कौन? मगध। 16 महाजनपद कहा गया महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों की सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। इसकी राजधानी राजगिरी या आपका गिरिवृष थी, जो बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। दिए गए प्रश्न में 6 से लेकर 14 शताब्दी तक उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि महाजनपद काल का प्रारंभ 6 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक, लेकिन आपका उत्तर क्या माना गया है? मगध। मगध सही भी है। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन किस महाजनपद की? मथुरा की। कहाँ की थी? मथुरा की। ठीक है, तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी याद करें। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। अगर पूछ लिया जाए चंपा किसकी राजधानी? तो अंग की। अंग की। ठीक है, अंग की। वैशाली, अगर आपसे पूछा जाए कि वैशाली किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो वज्र की। ठीक है, किसकी? वज्र की। तो इसी को वैशाली, कभी कभी इसी को मिथिला भी कह दिया जाता था। काशी किसकी थी? वत्स की। किसकी? वत्स की। ठीक है, याद रखेंगे ना। तो 16 महाजनपदों की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। ठीक है, सुरसेन किसकी थी? मथुरा की। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें कि आपके विराट नगर, विराट नगर, अब वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी कमेंट करेंगे। विराट नगर किसकी राजधानी होगी? कमेंट करें विराट नगर जल्दी से। विराट नगर, विराट नगर किसकी राजधानी होगी? किस महाजनपद की?
आगे आता है, कमेंट करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, और शुरू में ही मैंने बता दिया कि आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। आप ऐप खोलेंगे तो यूपी ट्रिपल एस से संबंधित आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं धीरे धीरे करके। कहा गया सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी। काशी कहा गया 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। वैशाली कहा गया वज्र महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। कहा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिला है, तो 16 महाजनपदों का, ठीक है। आप कहेंगे 16 महाजन, तो बौद्ध से कौन है, आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय, और जैन से कौन है, आप कहेंगे भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र से, ठीक है। आगे देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। चरक संहिता संबंधित है किससे, तो चिकित्सा से, है ना। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस पेट में पूछा गया। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है, या प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में, जिसके रचयिता चरक थे। ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। अब कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, कमेंट करना है, कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियो पर ही। कहा गया निम्नलिखित में से किसने निरुक्त आपके व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है, तो आपके महर्षि पतंजलि ने। देखो पेट 2023 में पूछा गया था। कहा गया महर्षि पतंजलि ने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखें, नीति सार राजनीति के नेतृत्व या तत्व, राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप कहेंगे आपके कामंदक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, कामंदक। और यहाँ पर कौटिल्य आए हैं, तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताएं, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताओ, कमेंट करो कौटिल्य की पुस्तक का नाम, और किससे संबंधित थी कौटिल्य की पुस्तक, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह होने वाला है। कहा गया नीति सार राजनीति के तत्व के लेखक कामंदक जी हैं, और ये ग्रंथ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इस ग्रंथ में कौटिल्य के, लो भाई यहीं पर आगे, अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। लेकिन ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ये आपको कमेंट करना है। कहा गया राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताओ, तो क्या था दरबारी चिकित्सक, आप कहेंगे चरक था। कौन था, चरक, अभी जस्ट पीछे पढ़ा रखा है ना, जस्ट पीछे पढ़ा। कहा गया पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। पंचग्रंथ की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण एवं वेद व्यास भारत की रचनाएं हेतु तो विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो तुलसीदास रामचरितमानस के लिए, है ना, और वाल्मीकि रामायण एवं वेद व्यास, रामायण और वेद व्यास महाभारत की रचना हेतु विशेष रूप से जाने जाते हैं। कहा गया आपके शूद्रक द्वारा लिखित मत्स्यकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये एक नाटक है। क्या है, नाटक है, ठीक है, नाटक है। आगे देखो, कहा गया तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, आप कहेंगे आपका तोलकापियम, ठीक है, तोलकापियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है तोलकापियम। कहा गया तमिल व्याकरण की रचना आपके तोलकापियम को तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। इस पुस्तक के लेखक आपके तोलकापियर जी ही हैं, ठीक है, ठीक है, बस मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो वहां पर तोलकापियम है और यहाँ पर पीएम है, और यहाँ पर तोलकर पियर है, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जब तक आपके समझ प्रश्न ओपन हो रहा है, तब तक आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सेशन को शेयर वगैरह भी कर देंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से किसके
किनके बीच? तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में है। किसके बीच में है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला में विश्वविद्यालय का आचार्य था। कौन? चाणक्य। ठीक है। अच्छा, कहा गया भारत में 9 पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका की गुफा हो सकती है। कौन सी? भीमबेटका। अजंता की गुफा नहीं, भीमबेटका। विकल्प में कहा गया में से भारत में 9 पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी के कुछ उदाहरण भीमबेटका से मिलते हैं। यद्यपि भीमबेटका मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी है तो प्रसिद्ध है। कहा गया भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल हो चुकी है। तो ये पॉइंट याद रखना है। कहा गया निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण काल में किया गया था। कब? ताम्र पाषाण काल में। ये प्रश्न तो बस इसी से मिल जा रहा था। किससे? ताम्र पाषाण काल से। कहा गया तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण काल या युग में किया गया था। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? नालंदा महाविहार को, है ना। इसकी स्थापना किसने किया था? अब आप कमेंट करेंगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बता रखा है। कमेंट करना है, ये आपके होमवर्क होते हैं। ठीक है, होमवर्क है क्योंकि इन्हीं से आप मजबूत होंगे। आगे आगे कहा गया कि आपके कि भारत में स्थित प्राचीन नालंदा महाविहार यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। नालंदा महाविहार स्थल भारत के बिहार राज्य में स्थित है और इस महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी के दौरान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। आगे देखो, अब ये कुछ जानकारियां हैं ना, घबराना नहीं, कितना बड़ा प्रश्न है। कहा गया दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पढ़ो। कहा गया पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना, किस वंश की स्थापना की थी? बस कमेंट कर देना। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने आपके बैक्ट्रियन राजा और आपके कहा गया डेमेट्रियस को भी हराया था। तो किसे? एक आपके बैक्ट्रियन राजा और आपके एक डेमेट्रियस को हराया था। राजवंश का 9वां राजा आपके कहा गया भागभद्र है। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। अब आप बताओ देगे किसके बारे में पूछा गया? तो शुंग वंश या शुंग राजवंश के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? शुंग राजवंश के बारे में। आगे देखेंगे। कहा गया मौर्य शासक के अंतिम शासक आपके बृहदस्थ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की और शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति बना था। कौन? देवभूत। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, 1707। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व से ईस्वी से, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से और कलिंग युद्ध आपके 261 ईस्वी में हुआ था। इस है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी लिखा है, ईसा पूर्व। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। बाकी सब आपके सही सुमेलित है। कहा गया निम्नलिखित में से अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ऐसे प्रश्नों पर टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और ये रिपीट क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में बहुत ज्यादा अगर पढ़ेंगे मतलब डिटेल में, क्योंकि रिपीट अभी जस्ट आज ही हुआ इस वजह से। अगला प्रश्न ओपन होते हैं। तो कहा गया अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? यूपी 8080 पेट में पूछा गया था 2021 के। कहा गया टॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग। अब आपको बताना है टॉमस रो भारत कब आया था? बताइए, टॉमस रो भारत कब आया? ह्वेनसांग भारत कब आया? तो टॉमस रो कब आया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे पहले फाइयान आया, फिर ह्वेनसांग आया और फिर उसके बाद टॉमस रो बाद में आया था 1615 में, है ना। 1615 में आया था। ठीक है, आइए दिखाते हैं।
कहा गया टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 इसमें सूरत पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आपका फायान 402 से लेकर 412 ईस्वी तक रहा, भारत आया। चीनी यात्री ही वेहनसांग भी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 606 से लेकर 647 तक भारत में आया था। उसकी कहा गया उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने के थे, और जो उस समय भारत में सुलभ थे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इज राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है, तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अभी जस्ट बताया था खजुराहो के बारे में। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका संबंध चंदेल वंश से, अगर पूछ लिया जाए इनका संबंध किस वंश से, तो चंदेल वंश से। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो खजुराहो चोल वंश के द्वारा अनुचित, तो आप क्या बोलोगे? खजुराहो चोल वंश के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, बताएंगे। अब आगे देखो, कहा गया खजुराहो चंदेल वंशों के द्वारा बनवाया गया था, बाकी सब सही सुमेलित है, तो वो अनुमित आपका गलत था। तो आपके चोल नहीं, चंदेल शासकों द्वारा या राजवंशों के द्वारा। आगे कहा गया है कि हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश के द्वारा, लिंग राज मंदिर सोमवंशी राजवंश के द्वारा, हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंशों के द्वारा। खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित, ना कि चोल वंशों से, ठीक है, किससे? ना कि चोल वंशों से। अब आता है मध्यकालीन भारत, ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार है ना? ठीक है, आ जाओ भाई। तो सल्तनत काल की शुरुआत करते हैं, और बताना यहाँ से कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो पाए। कहा गया पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाने पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हकीम उल आपके कहा गया हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष कहा गया, कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को, किसको? दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा कहा गया सिंध विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है, किससे? चचनामा से, ठीक है, चचनामा से। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपकी स्क्रीन पर आप देखते चले। कहा गया खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? अभी जस्ट पीछे बताया एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। तो कौन सा? कंदरिया महादेव। कहा गया जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुए। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो उपयुक्त में से तो कोई नहीं सही है, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। कहा गया मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र मारा गया था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था बताएंगे जल्दी से? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा कोई कन्नौज का युद्ध दे दिया गया ना। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? लिखो। तो आप कहोगे कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, ठीक है, कन्नौज का युद्ध। आगे बढ़ता है, अब आगे देखेंगे आप सभी लोग प्रश्नों को ना। आइए आप लोग बस इत्मीनान से क्लास को पूरा देखते चलें, आपको आनंद मिलने वाला है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप क्लास को मन से पूरी क्लास देखें ना। आगे देखें, कहा गया मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है।
देखो, मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी राज तृतीय को पराजित कर दिया। हमारे यहाँ एक वसूल है कि अगर हम पहली लड़ाई जीत जाते हैं तो दूसरी लड़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अगर आपका पेट में स्कोर अच्छा आ जाता है ना, यहीं से आप सीखें, स्कोर अच्छा आ जा रहा है, 90% आ जा रहा है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके एग्जाम होंगे, है ना। ये एग्जाम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम तो मेन तब होंगे, जैसे लोअर एग्जाम सबसे बड़ा इससे आता है, पेट निकाल लो बढ़िया, लोअर एग्जाम पीसीएस लेवल का होता है ना। तो लोअर आपका यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होता है। 1900 प्लस वैकेंसी आनी है, लेखपाल आना है, बीपीओ बीडीओ आना है ना, जूनियर असिस्टेंट आना है। तो ये सब निकालने के लिए पेट में अच्छे नंबर होने चाहिए। और पेट में अच्छे नंबर लाने का यहाँ पर ये नहीं कि आप पास हो गए, है ना, तो अगली लड़ाई के लिए आप शांत हो जाएं, या इतना जश्न में मकूब हो जाए कि आप यही ना समझ पाए कि हमें आगे करना क्या है। तो आपको पढ़ाई निरंतर करते रहना है। आइए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कासगंज में, ठीक है, कासगंज में। कहा गया अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज, वर्तमान में किस नाम से? कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली, तबला का जनक, और इन्होंने किरान उस सादेन, कहा गया आपका मिफ्ता उल फुतू, नूह आपके सिपहर, और तुगलकान या तुगलकनामा, खजाइन उल फुतू आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म एनसीईआरटी ने 1252 माना है, और ऐसे 1253 कहा जाता है, ठीक है। हरिश्चंद्र वर्मा के भाग्य के अनुसार 1253 में हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर एक ही हो सकता है, दो नहीं हो पाएंगे। आगे आते हैं, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी। कहा गया अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो भैया बलवन कहीं पर दिखे तो लगा दो बलवन। किसने? बलवन ने, ठीक है। हाँ तो भाई, तो कौन था? बलवन था भाई, है ना। लौ और की नीति, कहा गया लौ और रक्त की नीति बलवन ने अपनाई, है ना। बलवन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है ना। तो इनके कह रहे थे सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ठीक है। आइए, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार। कहाँ पर? कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में? कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफेद संगमरमरों से हुआ है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले, हजार सितून महल का भी निर्माण। तो हजार सितून यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीरी का किला तो कई बार पूछा जा चुका है ना, तो याद रखोगे। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, तो आगे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही? 1296 से लेकर 1316 तक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक थी। इसने 1296 धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता का आगे हस्तगत कर ली थी। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने इसमें बनवाया था, फिर ये मरम्मत करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसमें कोई किसी प्रकार का सहयोग या साथ नहीं दिया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश ने कार्यकाल में इसका निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया। फिरोज शाह तुगलक ने के शासन काल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। अतः फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो किसका? पांचवी मंजिल। तो आपको किसका किसका नाम याद रखना है? कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना है, इल्तुतमिश का नाम याद रखना है, और किसका, फिरोज शाह तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी इसमें शामिल नहीं थे। 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया, और इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। कहा गया कुतुब मीनार स्थित है कहाँ पर, तो आप कहोगे दिल्ली में स्थित है, पीछे भी बता चुके हैं। कहा गया नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र का एक केंद्र कब नष्ट हो गया, और किसने नष्ट करवाया था, है ना, बताएंगे। तो आप कहेंगे 1200 ईस्वी में। नालंदा को किसने नष्ट किया था, बताएंगे। तो आप कहें बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, ये देखते हैं। कहा गया मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास्त, कहा गया बख्तियार, या आप कह सकते हैं आपके, कहा गया आपके इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, कौन, बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1203 तक के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था, जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला के शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए थे, तथापि नजदीकी उत्तर आपका सी ही माना गया है, ठीक है। उसी में क्या है, 1200 ईस्वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 में, ठीक है, तैमूर ने। कहा गया मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो गया। कहा गया किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। कहा गया भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने 1320 से और 1414 तक चला था। सिंचाई हेतु नगर निर्माण कराने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन बना था, ठीक है। तो तुगलक काल कब से कब तक चला था, कमेंट करें। कहीं कहीं पर आपको 1412 भी मिलेगा, लेकिन सही उत्तर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1414 तक ही है, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक। ओके, आगे आता है। कहा गया खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो आप कहेंगे सैयद वंश से, खिज्र खान। कहा गया खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, और 1421 में खिज्र खान की क्या हो जाती, मृत्यु हो गई थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक। कहा गया मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, कौन, इब्न बतूता तुगलक शासक के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था, और इब्न बतूता का यात्रा वेदांत रेहला नामक पुस्तक में है। किसमें, रेहला नामक। किस वर्ष बाबर ने कहा गया सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर के तोपखाने व तुगलका युद्ध नीति के इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई, और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। सफलतापूर्वक दिल्ली और आगरा पर बाबर ने कब्जा कर लिया, यह अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो आप कहेंगे आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बन्नी, मिनहाज सिराज तो हैं, लेकिन अब्बास खां आपके सरवानी नहीं है, ठीक है। कहा गया दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां शरवानी शामिल नहीं है। अब्बास खां शारवानी के ने तारीख शेरशाही के तहत शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। किसे, अगर पूछ लिया जाए कि आपके अब्बास खां आपके सरवानी या शेरवानी, है ना, सरवानी किस पुस्तक को लिखे, तो तारीख शेरशाही, ठीक है, शेरशाह सूरी के, ठीक है। तो और दिल्ली सल्तनत के इतिहास का परिचय देते हैं बाकी सारे के सारे लोग, ठीक है। आगे अब आगे आते हैं। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या होने वाला है, अब देखो इनको यहाँ पर बता दिया गया, चलो पहले देख लेते हैं फिर बता देते हैं।
सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो आप कहेंगे खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। तो सबसे कम अवधि, तो ये है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि खिलजी वंश। तो गुलाम वंश 84 वर्ष 1206 से लेकर 1290, खिलजी वंश आपका 30 वर्ष, ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक, और हम कह रहे हैं 1414 तक, ठीक है, 92 वर्षों तक, या आप कह सकते हैं 94 वर्षों तक, ठीक है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक 37 वर्षों तक। कितना? 37। सबसे कम खिलजी वंशों ने। किसने? खिलजी वंशों ने। सबसे ज्यादा तुगलक वंशों ने, फिर गुलाम वंशों ने, ठीक है, याद रखोगे। तो आगे खिज्र खान। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध है? तो सैयद वंश से, सैयद राजवंश से, ठीक है। खिज्र खान दिल्ली का शासक एवं सैयद वंश या सैयद राजवंश से संबंधित था। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी तथा इस राजवंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जो आपका 1445 से लेकर 1451 तक रहा। अब इस प्रश्न पर देखो स्टार लगा हुआ है। स्टार क्यों लगा? कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, है ना? हरिहर राय, बुक्का राय। विजय पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बताएंगे हरिहर राय, बुक्का राय, है ना, कृष्ण राय या सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में, ठीक है। तो इस वजह से ना, अब अगर आप नजदीकी उत्तर देखेंगे तो ए और बी दोनों सही, लेकिन ए मार सकते थे हरिहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया है। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, किसने था? हमने कहा ना, हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। शासक जरूर वो बना था, लेकिन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आप बोलोगे तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। आगे आता है अगला प्रश्न है, कहा गया कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य पर 4 राजवंश संगम वंश, शालू वंश, टुलू वंश और आपके अराबिडू वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच चुका था। किसके? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने किया था। किसने? वीर नरसिंह ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए शालू वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे? नरसिंह देव ने किया था। नरसिंह देव ने किया था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आरविडू वंश की स्थापना किसने किया था, तो क्या बोलेंगे? तिरुमाला देव, तिरुमाला देव राय, ठीक है। तिरुमाला देव राय ने किया था, ठीक है। तिरुमाला देव राय ने किया था। और यहाँ पर तुलु वंश का बता ही दिया गया है, ठीक है, ठीक है। संगम वंश की स्थापना किसने किया था, तो क्या बोलोगे? अब यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने किया था, ठीक है। आ दो बार कहा गया तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्ण देव राय ने 1509 से लेकर 1529 20 साल शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया। तो नागलपुर याद रखो किसने बसाया? कृष्णदेव राय ने। तथा आपके कहा गया अमुक्त माल्यदम नामक ग्रंथ की रचना भी लिखी। तो याद रखना किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। रचना तेलुगु भाषा में की गई। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी?
तो विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। कहा गया विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में समान प्राप्त या सम्मान प्राप्त हुआ, और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनके राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य, कलाओं और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। कहा गया डोमिगो पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुष और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंग, कहा गया आपके अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी। वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी, मतलब वो लड़ती भी थी। आगे आते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय, विजयनगर के शासकों को कहा जाता है तो नरपत राय, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन अब देखते हैं। चलिए, जब तक ओपन होता है तब तक आप सेशन को लाइक शेयर कर दें अगर किया नहीं है तो। अगर नहीं कर दिया है तो कोई बात नहीं है ना, बढ़िया से आप सेशन लें। कहा गया विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को अशुपति तथा रायों को नरपत की संज्ञा दी जाती थी। रायों को क्या, नरपत की संज्ञा, और आपके सुल्तानों को अशुपति, है ना, याद कर लो। हो सकता है इस बार ये पूछा गया था, इस बार सुल्तान वाला पूछ लिया जाए। कहा गया विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। कहा गया हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अभी तक जितने भी मंदिर मिले भाई भगवान शिव को ही समर्पित मिले। अब आता है मुगल साम्राज्य से यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी अभी तक प्रश्न बने, मैं केवल पेट नहीं करा रही हूँ, जितने भी प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, है ना, या यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे एक तरफ से घटना चक्र के इस बुक से कराए जा रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न है, कहा गया मुगल सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा को उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा का युद्ध, ठीक है। तो बात किसकी हो रही? बाबर की। तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पानी पिया, खाना खाया, खाना, ठीक है। फिर उसके बाद घर, घाघरा का युद्ध, चल दिया। तो ये 4, 26, 27, 28, 29 और 30 में मर गया, 1530 में, ठीक है, 1530 में। तो बाबर द्वारा लड़े गए इन 4 युद्धों का क्रम बताएं, तो पूछ लेगा, है ना। तो 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है, 1527 में। और 15, अच्छा घर वाला, हाँ घर चल दिया, तो चल पहले आ जाएगा। पानी खाना चल घर के लिए दिया, तो चंदेरी का युद्ध। तो आप क्या बोलोगे? 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध, ठीक है। घर जाएगा तो घर बाद में आएगा ना, पहले चलेगा तभी ना घर जाएगा, तब मर जाएगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो पानी खाना चल घर, पानी खाना चल घर मर, है ना। पानी खाना चल घर मर, पानी खाना चल घर मर, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, है ना, आप कहेंगे चंदेरी का युद्ध, और फिर उसके बाद आप कहेंगे घाघरा का युद्ध, और फिर 1530 में मर गया बेचारा। आगे, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? सोचो जरा, बहुत ही होशियार था, एकदम पढ़ता रहता था ना। तो कहा गया हुमायूं, किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पना भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपूल ने, किसने? लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया या मर गया। हुमायूं की दुर्घटना में
आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो आप कहेंगे कालानौर में ना, या कलानौर या कालानौर कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों का ये रहा अगला प्रश्न। कहा गया हुमायूं की दीन पना पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरते या उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई। मृत्यु की हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष की ही थी, 14 फरवरी भी थी, है ना। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कहां पर? कालानौर में था। ठीक है, कागज निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके? शेरशाह सूरी। तो अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित किया और इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। किसका था? चांदी का था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने, है ना, शेरशाह सूरी ने। क्या नाम दिया गया? गजे सिकंदरी। कहा गया शासकों में शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और आपके निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कहा गया जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो अकबर के नाम से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आ रहे हैं कहा जाता है ना, तो आपने देखा भी होगा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था, क्योंकि पहले बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर आया। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र एवं हुमायूं का पुत्र था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे, है ना, जो 14 फरवरी 1556 को राजगद्दी पर या राज्याभिषेक कहां पर कराते हैं? कालानौर में कराते हैं। कहां पर? कालानौर में कराते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज ये श्रृंखला प्रयास करेंगे कि पूरी समाप्त की जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग मुगल तक ही पहुंचे हैं, मुगल के आगे अभी ब्रिटिश तक जाना है। ठीक है ना, ठीक है, अभी तो हम लोग कहाँ पहुंचे? मुगल साम्राज्य पहुंचे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास मतलब वो आएगा, आ जाओ, विविध आएगा। कहा गया अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा आपके बीर साल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उस समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील या वजीर नियुक्त किया और उसे बैरम खान जी को खाना की उपाधि से नवाजा या आपके विभूषित किया गया। तो अगर पूछ लिया जाए खाना की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप क्या बोलोगे? बैरम खान जी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध आपके 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 14 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें से 22 में से विजय प्राप्त की थी। कितने में से? 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी, इसीलिए भेजा गया था ना। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? इसमें पूछ रहा है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, सही है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा कहां से आ गए। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में युद्ध होता है। कब होता है हल्दी घाटी? 1576 में। तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो आपके अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, तो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आप बोलोगे अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू अकबर की सेना के बीच 1556 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया और इस युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई थी। अकबर के 9 रत्न कहा गया 9 रत्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता?
अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन काल में अकबरनामा के लेखक भी रहे। ठीक है, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री रहे, तो यही मिलान नहीं खाएंगे। आइए आगे देखते हैं। कहा गया है कि अब्दुल रहीम खान ए खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र भी थे, ये भी सही है। तो आप कहेंगे मुल्ला दो प्यादा वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, मुल्ला दो प्यादा। तो कौन नहीं सही थे? ऑप्शन नंबर बी मानसिंह नहीं सही थे। अकबर के राज दरबार में 9 रत्नों में एक राजा मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री थे, है ना। अगर राजा मानसिंह जयपुर राजघराना के कछवाहा राजपूत राजा थे। ठीक है, आगे अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन जी को। किसको? मियां तानसेन जी को। कहा गया अकबर ने मियां तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया। वह अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तो पहले कहाँ रहते थे? रामचंद्र के दरबार में, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को इस वाली उपाधि से प्रदान किया था। ठीक है, कहा गया कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। किसकी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से। तानसेन का मूल नाम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे रामतनु पांडे था। ठीक है, उनका मकबरा पूछ लिया जाए तो ग्वालियर में स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान जी थे प्रसिद्ध कवि। तो कहा गया अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मोहम्मद रहीम खाना हिंदी का प्रमुख कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध है। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को उसके मूल तुर्की रूप से फारसी अनुवादित किया था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि हुआ करता था। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे आपको मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से। ठीक है, टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था आरंभ किया जो जफ्ती एवं आईने दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आईन ए दहसाला या इसी को जफ्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा। तब तक आप सभी लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करते चले ना। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात विजय की थी 1572-73 में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की भी स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि कहा गया पर्ची ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया। फिलहाल वो अपने विजय उपलक्ष्य में बनवाए थे। अब वैसे तो माना जाता है गुजरात विजय उपलक्ष्य में बनवाए थे। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां पर? आगरा में है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित हो तो आप क्या बोलोगे? आगरा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगरा लिख लेंगे, आगरा जिले में। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण आपके अकबर द्वारा करवाया था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर ही अनपढ़ था। तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 में राजपूत राजा वीर साल के अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों हुई पराजय के बाद 1555 ईस्वी तक शरणार्थियों के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। कहा गया अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने कहा गया मुंतक उत आपके तवारीख नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, लिख लो भाई। किसने? बदायूनी ने। ठीक है, किसने? बदायूनी ने। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए आपके मुंतखब उत
तवारीख की रचना किसने किया? तो बदायूंनी ने। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल तो आरओ के पेपर में आया था, जो 27 जुलाई को हुआ था। ठीक है, सेम यही आया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बस इतना पूछा गया था। ठीक है, तो आप कहेंगे किसके बीच में हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। छोटा सा क्वेश्चन आया था। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध जून 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए तथा उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा था। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब रहा? तो 1605 से लेकर 1607 तक रहा। ठीक है, भारत में जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक रहा। ठीक है, वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। तो अकबर इनके पिता थे। अकबर कौन थे? अकबर इनके पिता रहे। ठीक है, किसके? जहांगीर के। ठीक है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो आप कहेंगे अजमेर के किले में मिला था। कहां पर? अजमेर के। थॉमस रो कब आया था? 1615 में आया था। ठीक है, जहांगीर से अजमेर के किले मिला था। ठीक है, या वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया या भेजा गया था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब। ठीक है, छूता तक नहीं था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वो शराब बिल्कुल नहीं पीता था, है ना? शराब बिल्कुल नहीं पीता था। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि शराब में ही डूबे रहते होंगे ना, लेकिन औरंगजेब शराब में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं था। ठीक है, आ जाओ। आपको नाम से लगेगा कि हो सकता है औरंगजेब शराब पीता रहा हो ना, लेकिन शराब नहीं पीता था। आगे ये प्रश्न हम नहीं कह रहे, आपके यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है। देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। तो आइए, कहा गया जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताओ। तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था, क्योंकि जजिया अकबर ने समाप्त किया था। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर हुआ करता था या टैक्स हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुई? तो औरंगजेब। तो किसके? मुगलों और मराठों के बीच में। 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ। आगे चलकर 1680 से लेकर 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। ठीक है, फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब का पुत्र कौन था? शाहजहां था। ठीक है, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और कहा गया मुमताज महल का पुत्र था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए औरंगजेब किसका पुत्र था, तो आप कहेंगे शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, कहा गया इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे किसके? औरंगजेब के। और इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। कब तक? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। ताजमहल के सुलेखक या आपके कहा गया कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो आप कहेंगे आपके अमानत खान सिरजा या आपके सिराजी। ठीक है, तो अमानत खान सिराजी की रचना किए थे। ठीक है, कहा गया शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी कहा गया आपके अर्जुबंद बानो बेगम या मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। कहा गया अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया संगमरमर पर पियत्रा या आपके ड्यूरा या पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय था। किसके समय? कहा गया अकबर के समय,
अकबर के समय, इनमें से कोई नहीं, यहीं पर दे दिया दूसरे नंबर पर ही। आगे आते हैं, यह कहा गया है आपके औरंगजेब के समय या शाहजहां के समय, तो किसके समय, शाहजहां के शासनकाल में। संगमरमर पत्थर में पियत्रा आपके ड्यूरा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल व आगरा के किले की मोती मस्जिद आपके कहा गया मुसम्मन बुर्ज आदि का इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, याद रखें। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो कुतुब मीनार परिसर में। कहां पर, आज भी दिखता है। तो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर या कुबत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है ना। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। अच्छा, जंग रहित है, कहाँ चला गया, बिना जंग लगे खड़ा है, ठीक है ना, बिना जंग लगे खड़ा है, ठीक है, जंग रहित है। कहा गया बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी। खोजा करो ना कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद था, ठीक है, फरीद था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि कहा गया बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, बहार खान लोहान। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो हुमायूं के। किसके, हुमायूं के, ठीक है, किसके थे, हुमायूं के थे। आगे देखो, बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे क्या, पीछे जाना पड़ता है थोड़ा सा, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक के हैं तो बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह देखेंगे। कहा गया प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। उसने आपके अब्दुल समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की थी। कहा गया विश्व प्रसिद्ध, कुछ छूटा तो नहीं ना, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था, शाहजहां ने। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। कहा गया शाहजहां ने दिल्ली या आपके शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन के नाम से जाना जाता। पंचमहल किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। तो पंचमहल का निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था और इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर करवाया गया था। कहां पर, फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था, तो आगरा शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहां के, तो आप बोलोगे अकबर के शासनकाल में। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की का गया तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया है। याद कर लो एक जगह। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, शाहजहां के द्वारा, ठीक है ना। टाइम पास नहीं करो, आराम से पढ़ते चलो। आपको इतनी स्पीड दी जाती है कि आपको अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसने, यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, शाही मस्जिदों के रूप में भी इसे जाना जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है आपकी कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था ना, शाहजहां ने। तो दिल्ली का लाल किला परिसर का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने की नई राजधानी आपके शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किला कर दिया गया, लाल किले के रूप में हो गया। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो आप कहेंगे मिराक मिर्जा आपका घियास था, ठीक है, मिराक
मिर्जा गियास था। ठीक है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा कहा गया गियास या गियास था, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चार बाग शैली में है। कौन सी शैली में? चार बाग शैली में। 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कहा गया शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। कहा गया मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कहा गया शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। और उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। ठीक है, कहा गया मुगल शासक के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो बाबरनामा था। इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखे थे। कहा गया मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था, जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में, ये पूछा जाता है कथन कारण कि किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? तो आप कहोगे तुर्की भाषा में थी। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलना, आपके लिए मेहनत की जाती है लगातार ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक। कहा गया जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। कहा गया शम्स ए सिराज कहा गया अफीब ने भी तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। तो किसने? अफीम। तो शम्स ए सिराज अफीम ने भी तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल है। अभी इस बार आरो में भी ये प्रश्न पूछा गया। देखो, अब कहा गया अकबरनामा, ये प्रश्न पूछा गया था, हम बताते हैं। अकबरनामा अकबर के नौरत्नों में से एक है। कहा गया अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। यह 3 भागों में इसका तीसरा भाग आईने ए अकबरी था। ये प्रश्न पूछा गया था कि आईने ए अकबरी है ना। ये प्रश्न यहाँ से तीसरा भाग किस नाम से जाना गया? अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी के नाम से जाना गया। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा ना, अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा का खंड कहा गया खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी। तो ये तीसरा खंड था। किसने? तीसरा, अबुल फजल ने। तो अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल है और यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा गया। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके राजस्व के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। किसके? आईने ए अकबरी के नाम से जाना। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई। ठीक है, शाहजहांनामा तो मोहम्मद ताहिर के द्वारा। हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं लिखी गई थी, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जहांगीर के द्वारा। कुछ लोग आलसी टाइप के रहे तो नहीं, अपना कुछ नहीं लिखे ना। तो हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन थी, है ना, गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी की रचना बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में की थी। शाहजहांनामा के लेखक आपके मोहम्मद ताहिर या इन्हीं को इनायत खां कह दिया जाता। इनायत खां। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, अब बता दिया गया। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून में, है ना। मेरे पिया जी गए रंगून।
तो कहा गया अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून या आपके यांगून में हुई थी। ठीक है, आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सादत खां था। ठीक है, अवध का प्रथम नवाब सादत खां। कहा गया अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। वह अवध का पहला नवाब था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां के भतीजे एवं दामाद कहा गया सफदरगंज को अवध का नवाब नियुक्त किया था 1739 में। ठीक है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह था। कौन? जहांदार शाह था पहला कठपुतली। मतलब लोगों के ऐसे जैसे कठपुतलियां जानते हो ना, नचाई जाती हैं अपने हाथों के भरोसे, है ना, तो वो अपना काम नहीं करती हैं, वो उनको हम अपने हाथों या इशारों से नचा रहे हैं, वही होता है कठपुतली। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह को 1712 से लेकर 1713 तक शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। क्या? वजीर बन गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद आपका विविध आएगा इसका। देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। कहा गया मुगल काल में पुलिस बल के खुफिया को क्या कहा जाता था? तो आपके कोतवाल कहा जाता था। क्या? कोतवाल। गुप्त काल में पुलिस बल के खुफिया को कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, उसकी नियुक्ति कहा गया नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे का या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार या प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। कौन? फौजदार। कहा गया मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या बोलोगे? कानून और व्यवस्था बनाए। तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल या नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। अब आता है आपके क्या, तो आप कहेंगे विविध शुरू हो जाता है, तो शुरू करते हैं विविध को। ठीक है, तो विविध को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। आइए, कहा गया निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम जी, याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है तुकाराम जी। कहा गया संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। कहा गया किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई जाती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। कहा गया है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत 8 प्रधान मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा कौन हुआ करते थे? पेशवा, आमत, आपके वाकिया नवीस या मंत्री, सुमंत, है ना, दबीर, है ना, आपके शुरू कहा गया आपके शुरू निव्यास, विस या सचिव, सरे नौबत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल हुआ करते थे। ये अष्टप्रधान के रूप में कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कहा गया निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गोरिल्ला, है ना, गोरिल्ला देख तो ऐसे बस उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, छापा मार या गोरिल्ला रणनीति अपनाई थी? तो किसने? मराठाओं ने। किसने? मराठाओं ने। ठीक है, तो मराठा सेना की ताकत छापा मार या गोरिल्ला मतलब छुप छुप के वार करना। क्या? छुप छुप के वार करना रणनीति। शिवाजी छापा मार रणनीति में माहिर थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति के रूप में एक परिवार द्वारा संभाली गई थी। तो कौन संभाला था भाई? तो आप कहेंगे चित्तपावन ब्राह्मण ने। किसने? चित्तपावन ब्राह्मण शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति प्रभावित रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई। पेशवा का गया चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी की या उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। कहा गया शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। वह कौन सा मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो आप कहेंगे पुणे या था। पुणे, पुणे। ठीक है, कौन सी? तो पुणे। आगे आता है। अरे
कहा गया शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति अपेक्षित पावन ब्राह्मण के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। उसके उपरांत पूना शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से लो भाई क्षेत्रों को 2023 का पेपर था ना, हाँ, कहा गया सिंधिया, होलकर, गायकड़, भोसले। अब इनको मिलान करना था, कौन कहां से होंगे, है ना, कौन कहां से संबंधित थे बताएंगे, मिलान करो जल्दी से। सिंधिया कहां से संबंधित थे, कौन बताएगा? चलो, तो आप कहेंगे सिंधिया आपके कहाँ है, इंदौर से, ठीक है, इंदौर से। वो सिंधिया कहाँ से थे, सॉरी, सिंधिया आपके कहेंगे बड़ौदा से, कहाँ से, बड़ौदा से, ठीक है। और होलकर कहाँ से थे, तो आप कहेंगे उज्जैन से। गायकड़ कहाँ से थे, तो आप कहेंगे गायकड़ कहाँ से थे। चलो ये कैसे गलत हो रहा है, एक सेकंड, सही से चलिए। जो आपके बड़ौदा से कौन संबंधित थे, तो आप कहेंगे सिंधिया संबंधित थे, ठीक है ना। और उज्जैन से कौन, तो होलकर संबंधित थे, ठीक है। और आपके इंदौर से कौन संबंधित थे, तो आप कहेंगे गायकर संबंधित थे। और नागपुर के भोसले संबंधित थे। आज भी नागपुर में भोसले जाने जाते हैं ना, भोसले विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऐसे इधर से मिलान करना, क्योंकि ये लोग नंबरिंग गलत करके लिखे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। आ जाए, आगे बढ़ते हैं। मतलब इधर का उधर लिखे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और इसीलिए लिखा ही गया है। आगे देखो, कहा गया मराठा साम्राज्य, मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र, सिंधिया कहाँ के, तो ग्वालियर उज्जैन, होलकर कहाँ के, इंदौर के, गायकड़ कहाँ के, तो बड़ौदा के, और भोसले कहाँ के, नागपुर के थे। कहा गया भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही करिए, तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब बताओगे सबसे पहले कौन आएगा, गुलाम वंश के में आपके इल्तुतमिश, तो पहला चौथा नंबर हो गया भाई। चौथे के बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, मतलब पहला नंबर। फिर उसके बाद अकबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है। फिर रजिया सुल्तान आती है भाई शासन करने, है ना, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1555, अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। कहा गया बुरहानपुर में स्थित है आपके आसिरगढ़ किला, जिसे दक्कन दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर या अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था, तो आशा रहीर, कौन से, आशा रहीर, ठीक है। बुरहानपुर में स्थित आपके आसिरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, यदुवंशी अहीर राजा आशा रहीर द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, याद रखो भाई। आगे आते हैं, और पेट में ही पूछा गया। कहा गया गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिख की सामान्य बैठक बुलाई थी, तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। कब रखी थी, तो 1699 में, ठीक है। तो कब, अब यहाँ पर स्टार बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कोई सही नहीं था। तो गोविंद, कहा गया गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, कब, बैसाखी के दिन आनंदपुरम साहिब में खालसा की नींव रखी थी। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को 5 ककार, ये इनके केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ती है ना। और इसका प्रावधान संविधान में भी दिया गया, ठीक है। कहा गया पड़ती है, पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर उपाधि दी जाती है ना। और इसका सही उत्तर कोई नहीं है फिलहाल। इसका सही उत्तर आपके यूपी ट्रिपल एससी ने ए माना है, तो आप भी ए मान लो, लेकिन ये गलत उत्तर है ना, हम उस उत्तर को नहीं मानेंगे, है ना, फिलहाल तो हम नहीं मान रहे। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग या आप आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप ए मान सकते हैं, मेरे हिसाब से सही नहीं है। आ जाइए, कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं इसको, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, है ना, अरे भाई वो ओपन हो जा, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध,
ठीक है, 1526 में। प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध आप कहेंगे 1576 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो अब मिलान कर लो भाई, दो, 2, 3, 4, 1 है क्या ऑप्शन? 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बता चुके हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के में। हल्दी घाटी का युद्ध आपके मुगल सेना व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के 1576 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1576 में। तालीकोटा के युद्ध 1565 में। विजयनगर व बहमनी राज्य बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, है ना। संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था, ये बात याद रखना। कौन नहीं शामिल था? बरार। ठीक है। कहा गया है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हो गया। भैया ये कहाँ से आ गए, है ना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। वह आपके खत्री परिवार से संबंधित थे। ये सिखों के पहले गुरु थे, है ना, गुरु नानक। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। किसको? रामानंद को जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे देखते हैं किसको जाता है। तो आप बोलोगे रामानंद को जाता है। ठीक है, देखिए, भारत का उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। और वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे, है ना। इन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया। अपने संदेश का गया संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो आप कहेंगे रामानंद है। कौन है? रामानंद। ठीक है, तो स्वामी रामानंद ऐसे ऐसे प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। कहा गया किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ? तो आपको अर्जुन देव खोजना होगा। आदि अर्जुन, आदि अर्जुन, ऐसे पढ़ के रखो भाई, आदि अर्जुन। कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने करवाया किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में, कहा गया, हर हर मंदिर साहब की नींव रखवाई। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हर मंदिर साहिब में कहा गया स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम दिया गया। विद्रोह खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कहा गया 10वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद का कौला गए पाए। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में या में ईस्वी में पटना साहिब या बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता को प्रमाणित किया था। किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया और इस पवित्र ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में पूरा किया था। आगे आते हैं, अब आता है आपका भारत का इतिहास। ठीक है, किसका इतिहास आएगा? तो आप देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें ब्रिटिश राज्य का उदय, है ना, आपका अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, ठीक है, अगर आप लोग कहें तो ये मतलब अगला वीडियो बना दिया जाए, है ना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। आई होप 1 घंटे से ऊपर की क्लास लगभग हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो, क्योंकि अभी लंबी क्लास जाएगी, फिर लंबी क्लास आप लोग पढ़ने में असमर्थता महसूस करते हैं कि अरे इतना लंबा। ठीक है, अगली क्लास इसको किसी और दिन कराएंगे, किसी और दिन, मतलब क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, अच्छे से और अच्छे से करा दिया जाएगा। इसके बाद जो आपको लेक्चर आएगा वो इंडियन ज्योग्राफी से भी आएगा। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का भी लेक्चर मिलने वाला है। तो हो सकता है एक दिन में 2 लेक्चर मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रिटिश राज्य का आपका अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बात
फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी है, ठीक है। तो अभी लगभग लगभग इस तरह के 10 पेज है ना, इस तरह के 10 पेजों की चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो 10 पेज मतलब काफी लंबे हो जाएंगे, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल, तब तक आप इस वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, और अगर कर दिया तो अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, बहुत से बच्चे पीडीएफ की मांग कर रहे थे कि पीडीएफ मिल जाए, तो मैं आपको क्या कहते हैं लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर आप टारगेट टारगेट मैंने आपको बताया भी है ना, टारगेट विद नेहा मैम ऐप है एक, है ना, नेहा मैम एक ऐप है, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक आप सभी लोग राम राम।